हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। आज हम अपने गेस पेपर 2 को JMN 2025 अप्रैल में जो आपके आ सकते हैं उस तरह के रिलेटिव क्वेश्चन जो कि उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चनों को हर एक चैप्टर के 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन को कैटेगराइज भी करेंगे किस चैप्टर से है और क्या लेवल है, तो हम उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है, हमें ये क्वेश्चन जो हमारा है वो बोला है गिवन द नंबर, 3 नंबर दे दिया, 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर, 0.0161 सेंटीमीटर एंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर NCERT में इसके हमारे 5 रूल होते हैं, उन्हीं 5 रूल से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो पहला जो है हमारा 161, क्या दिया ऑप्शन में 161। तो 161 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए थे? तो इसके लिए एक लाइन होती ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये सारे नॉन जीरो हैं, जीरो नहीं है। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ 3 नॉन जीरो डिजिट, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास 0.161 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 0.0161 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इसके लिए भी एक रूल होती है, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, तो जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो, इसके लिए जो रूल होता है वो होता है जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये जीरो से पहले जो नंबर है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो होगा वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नॉट सिग्निफिकेंट। तो केवल यही 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसके आ जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे, केवल यही आएगा। तो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो है वो क्या होता है? नॉट सिग्निफिकेंट होता है। तो केवल ये नंबर ही सिग्निफिकेंट होगा। तो 3, 3 एंड 3 सबका क्या आ जाएगा? 3, 3 एंड 3। आंसर डी हमारा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि ये किस चैप्टर का सवाल है, तो ये हमारा चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट में सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक का सवाल है। मोल कॉन्सेप्ट का ये सवाल है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप NCERT के जितने भी रूल्स हैं उसको माइंड में रखे रहें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसका मास दे दिया है, मूविंग विथ वेलोसिटी 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी 4πh/4π की वैल्यू इन अनसर्टेनिटी एक्सप्रेशन वेयर h ये दिया हुआ है 6.626 × 10⁻27 अर्ग पर सेकेंड। तो अर्ग दिया है इसीलिए सेंटीमीटर दिया है। तो ये CGS सिस्टम में चल रहा है, तो हम CGS सिस्टम में सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हमारा आंसर जो डेल्टा एक्स में निकालना क्या है? हमें डेल्टा एक्स निकालना है, हमें निकालना है डेल्टा एक्स। तो वो निकल जाएगा ना। हमें बस फॉर्मूला एक सिंपल सा पता होता है, उसी फॉर्मूले से हम कर लेंगे। तो पहले हमें दिया क्या दिया? हमें मास दे दिया। मास दे दिया क्या? 9.1 × 10⁻28 ग्राम। तो उसको उसी में रहने देंगे क्योंकि CGS सिस्टम में। फिर उसके बाद h की वैल्यू दे दी है 6.627 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सब CGS में ले ले रहे हैं। अच्छा, और क्या दे दिया? वेलोसिटी। वेलोसिटी बोला है कि 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्यूरेट 0.01% ही होगा। तो एक्चुअल में जो हमारा डेल्टा V होगा वो क्या होगा? 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 0.001/100। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा डेल्टा V आ गया। अब बस हमें सॉल्व करना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो डेल्टा x इजिकल टू हो जाएगा h/4πm डेल्टा V, ये हमारा फॉर्मूला है। h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.626 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड, 4π मतलब 4 × 3.14 इंटू 9.1 × 10⁻28 रख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 0.3 रखेंगे, जो आएगा हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। सॉल्व करने में हमारा आ जाएगा 1.93 सेंटीमीटर। तो थोड़ा कैलकुलेशन है, तो इसको हम देख लेंगे, कैलकुलेट करने हमें आता ही। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सवाल था, HQP का सवाल था। और यहाँ पर हमारा किसका था? मोल कॉन्सेप्ट में सिग्निफिकेंट नंबर का सवाल था, सिग्निफिकेंट
फिगर का सवाल था। आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और दोनों वैरायटी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसका केयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, बोल रहा है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z114 है, हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो सिंपल सा, अगर जिसको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा भी आइडिया है तो वो तुरंत कर ले जाएगा, क्या वो कार्बन फैमिली का है, क्या वो ऑक्सीजन, क्या वो नाइट्रोजन या हेलोजन। तो अगर हम बेसिक से भी चले जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर हम ध्यान से, अगर पीरियोडिक टेबल जिस ने भी ध्यान से देखा होगा तो उसको पता है कि सबसे जो 18 ग्रुप का एलिमेंट में जो सबसे लास्ट आता है 18, हम ऐसे लिखते थे 18 ग्रुप, 17 ग्रुप, 16 ग्रुप, 15 ग्रुप, 14 ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर 14, 15, 16, 17 यही दिया ये। तो 18 ग्रुप का आखिरी जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 118, 17 का होता है 117, 16 का होता है 115, 116, 15 का 115 और 14 का 114। तो ये तो ऐसे ही पता चल गया कि कार्बन फैमिली का है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये हो जाएगा रिडान 5 या 14 6d10, क्योंकि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है कार्बन फैमिली का होता है NH2 इसका होता है NH2 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 और NH2 तो इस तरह से हम कन्फिगरेशन, तो क्वेश्चन हमने थोड़ा भी अगर पीरियोडिक टेबल का आइडिया था तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि कार्बन फैमिली का सवाल है। अगर Z114 की बात करें तो इसका नाम होता है फ्लेरोवियम, FLEROVIUM, FL से इसका सिंबल होता है, तो इसको हमें केयर कर लेना है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जस्ट लाइक कार्बन फैमिली रेडान, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर का काउंट करोगे तो एक पर आ जाएगा आपको। रेडान को पता है क्या होगा, एटॉमिक नंबर होता है रेडान की अगर मैं बात करूँ 86 + 14 100 हो जाएगा, +10 110 +2 +2 114 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ पीरियोडिक टेबल, और उसमें भी हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाले चैप्टर के पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट से ही है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है, बोला एक फॉस्फेट आयन दिया हुआ है, फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड PO बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है। इसमें बोला हमें स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो जो फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, दिस इज अ फॉस्फेट आयन स्ट्रक्चर। तो यहाँ टोटल कितने हैं, 4 ऑक्सीजन एटम है। तो 4 ऑक्सीजन एटम पे 4 ऑक्सीजन एटम पे कितना चार्ज है, -3 है। तो अगर एक ऑक्सीजन एटम पे निकालूँ तो क्या आ जाएगा, -3/4 मतलब माइनस का 0.75, क्या आ जाएगा, माइनस का 0.75। इसमें तो 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये बस एलिमिनेट हुआ। बोला है कि फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम पे -3 चार्ज, तो एक ऑक्सीजन एटम पे ईच मतलब एक ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन एटम पे माइनस का 0.75 हो जाएगा। अब आगे देखो क्या कर रहा है, PO बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो अगर किसी भी इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी कर सकता हूँ, या फिर अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल नंबर PO बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ PO सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ PO सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और सिग्मा ये 1 है, बाकी तो पाई है। तो क्या होगा 5/4, तो क्या आ जाएगा 1.25। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, PO बॉन्ड आ जाएगा 1.25 और फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम आ जाएगा माइनस का 0.75। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा सवाल किसका था, केमिकल बॉन्डिंग का था सवाल। इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर और फॉर्मल चार्ज हम निकालना सीखते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल हमारा करा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 CO2 एंड H2O की एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर आर दिस kJ/mol, देन इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ C2H4 विल बी। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका होता है, या तो आप सारे के लिए रिएक्शन लिखो और फिर इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ C2H4 के लिए निकालो इन तीनों रिएक्शन को प्लस और माइनस करके। बाकी इसका एक और सिंपलर तरीका है, उसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। हमें निकालना क्या, इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ C2H4 ये निकालना है, तो हम इसके लिए रिएक्शन लिख लेते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ C2H4 का मीनिंग क्या होता है कि 1 मोल C2H4 को जलाना है, 1 मोल C2H4 को जलाना है, और हमें पता है ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है कंबसन में, तो ऑक्सीजन जितना भी डालो CO2 और H2O मिलेगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो रिएक्शन जब बैलेंस करने जाएंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस करने के बाद ये आ जाएगा, ये आप लोग बैलेंस करने आता है आपको। अब ये आ गया, तो अब हमें क्या होता है, अब हमें निकालना है कि इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ C2H4 कितना होगा इन तीनों।
तो इसके लिए जो डेल्टा एच रिएक्शन निकाल देंगे वही हमारा इंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा। तो डेल्टा एच जो इस रिएक्शन के लिए आएगा वही हमारा इंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा C2H4 का। वो क्या होगा, डेल्टा एच इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये वाला हम फार्मूले यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी ये समेशन कर देंगे, अगर मैं इसको सॉल्व थोड़ा अच्छे से करूँ, थोड़ा डिटेल में दिखाऊँ सारी चीज़ों को, तो इस तरह से करेंगे। प्रोडक्ट कौन है, CO2 और H2O है, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा O2। और हमें पता O2 की वैल्यू 0 ही होती है, स्टैंडर्ड स्टेट है गैस में। अच्छा, तो ये 0 हो जाएगी। अब 2 मल्टीप्लाई बाई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है, वो दिया है माइनस का 39,394 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कितना दिया हुआ है, वो दिया है माइनस का 286 माइनस का और 1 मल्टीप्लाई बाई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है, वो -52 और बाकी ये 0 हो ही जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा +0। तो ये आ जाएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा, जो हमारा आएगा वो आ जाएगा माइनस का 1412 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेशन कर लेंगे, सबको प्लस कर देंगे, हमारा आ जाएगा माइनस का 1412 किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा ये। तो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री टॉपिक। ये थर्मोकेमिस्ट्री टॉपिक का क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है विथ हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज मॉडरेटिवली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। मतलब इनमें से कौन H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं शो कर रहा है, मतलब 3 में शो कर रहा होगा, 1 में नहीं शो कर रहा है, उसका हमें आंसर बताना है। तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखना होगा। यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पर +2, ठीक है, और सल्फर का यहाँ पर +6 और यहाँ पर +4। तो यहाँ पर ये H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना, इसको 0 को +2 में कर रहा है, तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की तरह शो कर रहा है। इसमें बात करें तो ये सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ सल्फर 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ भी सल्फर का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो कर रहा है। कार्बन का यहाँ +4 हो गया, यहाँ मतलब एलिमेंटल स्टेट में है तो 0 होगा, तो यहाँ भी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कैल्शियम का +2 है, फ्लोरीन का -1 है, हाइड्रोजन का +1, सल्फर का +6, अभी भी सल्फर का +6, कैल्शियम का +2, हाइड्रोजन का +1 और इसका -1। तो कैल्शियम का अभी भी यहाँ +2, यहाँ भी +2, फ्लोरीन का -1, यहाँ -1। बस केवल ये सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नॉट ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी। बाकी सभी जगह पर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो कर रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना रहा है, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है H2SO4। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला ये वाला अगर मैं सवाल देखूँ तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का हमारा सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये वाला जो हमारा सवाल है ये हमारा मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, E0 सेल का और फेवरेबल रिडॉक्स रिएक्शन का मिक्स क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, बोल रहा है कि इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोल्यूशन कंटेन Fe2+, Fe3+ एंड आयोडाइड आयन। दिस सोल्यूशन वाज ट्रीटेड विद आयोडीन एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। E0 फॉर Fe3+ से Fe2+ इज 0.77 वोल्ट एंड E0 फॉर I2 से 2I- इज 0.536 वोल्ट। द फेवरेबल रिडॉक्स रिएक्शन है। फेवरेबल रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए पहले हमें सोचना होगा कि इसको रिड्यूस Fe3+, Fe2+ और I2 एंड 2I-, ये कपल की वैल्यू को हमें देखना होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मोर पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि ये SRP वैल्यू है। तो SRP वैल्यू जिसकी मोर पॉजिटिव आती है, इसकी जो लेस पॉजिटिव आए तो मोर पॉजिटिव, मतलब वो क्या करेगा, बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और जिसकी SRP वैल्यू लेस होगी, लेस पॉजिटिव होगी, जो कि यहाँ पर पॉजिटिव दे रहे हैं या नेगेटिव बोलते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि Fe3+ जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा किसको, I- को ऑक्सीडाइज करेगा ना, तभी तो रिएक्शन जो हमारा होगा Fe3+
हमारा रिएक्शन ये होगा Fe3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा, किसको ऑक्सीडाइज करेगा, I- को करेगा, और किस में करेगा, ये Fe2+, और अगर मैं I2 लिख रहा हूँ तो इसको 2 लिखना पड़ेगा, तो इसको रिएक्शन को बैलेंस करके इसको 2Fe2+ बनाना पड़ेगा, तभी ये हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से हम रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव था, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करा, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो दिस इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका खुद का क्या होगा, उसका खुद का रिडक्शन होगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब हमें इस रिएक्शन का आइडिया हो गया लिखने, अगर मुझे ये कपल रिएक्शन लिखने आ गया तो फिर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब जैसे देखना है इसमें फेवरेबल रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, बोला I2 विल बी रिड्यूस टू I, नहीं I2 नहीं रिड्यूस हो रहा है। यहाँ रिएक्शन का फेवरेबल रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा, I- विल बी ऑक्सीडाइज टू I2 होगा, तो I2 विल बी रिड्यूस टू I गलत है। देयर विल बी नो रिडॉक्स रिएक्शन, नहीं रिडॉक्स तो हो ही रहा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो ही रहा है, तो ये भी गलत है। बोला I- विल बी ऑक्सीडाइज टू I2, यस, इसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका 0, इसका +3, इसका +2, तो I- ऑक्सीडाइज और I2, ये सही है। Fe2+ विल बी ऑक्सीडाइज टू Fe3+, नहीं Fe3+ रिड्यूस हो रहा है Fe2+ में, तो ये हमारा गलत है। ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। I- विल बी ऑक्सीडाइज टू I2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, I- विल बी ऑक्सीडाइज टू I2। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें बताना है फेवरेबल रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, I- विल बी ऑक्सीडाइज टू I2। ये तभी हम लिख पाएंगे जब हमें पता हो कि जितना SRP की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये दोनों SRP वैल्यू दी हुई है। SRP वैल्यू कैसे पता चला, Fe3+ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद Fe2+ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, मतलब SRP ही दिया है। और यहाँ पर I2+ 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2I-, तो ये भी SRP ही दिया हुआ है। तो SRP दिया हुआ है, तो SRP में जो लेस पॉजिटिव वैल्यू होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जो मोर पॉजिटिव होगी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा उसका रिडक्शन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। ये कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन काफ़ी आते एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल हमारा केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रिएक्शन A+B से प्रोडक्ट बन रहा है। एक रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है A+B2 प्रोडक्ट को P मान लेता हूँ मैं। बोला है ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A ओनली द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डबल। तो अगर मैं इसको, हमें पता है रेट क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टू द पावर सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ऐसा नहीं कि एक्चुअल में ये होता है कि A की पावर, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये जो होता है वो ऑर्डर होता है, जैसे A की पावर X या B की पावर, मैं इसको मान लेता हूँ A की पावर X और B की पावर Y, ये बताना है हमें। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ये आइडिया होना चाहिए। और X एंड Y क्या है, ये ऑर्डर है, ये इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे नहीं डिपेंड करता, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी डिपेंड करती है, लेकिन ये यहाँ पर ये X और Y क्या होता है, XY एक्सपेरिमेंटल होता है, ये ऑर्डर है, और ऑर्डर जो होता है XY ऑर्डर, और वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा हमें पता है जनरल इक्वेशन हो गया, रेट इक्वल टू। अब हमें क्या कर रहा है, जो बोल रहा है वो करते जाओ। तो बोल रहा है ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A ओनली द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डबल। तो रेट क्या हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ R हो जा रहा है। यदि हम डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A कर दे रहे हैं तो हमारा रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। इसको हम फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको और इसको सेकंड मान ले रहे हैं, इस तरह से, मतलब इसी को फर्स्ट मान सकते थे, ऐसा कुछ है नहीं, इसको ही फर्स्ट मान लेते हैं। अभी ये स्टार्ट कर लेते हैं इसको। फिर अगला कंडीशन क्या दिया, ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B देयर इज ए चेंज ऑफ फैक्टर ऑफ 8 इन दिस रिएक्शन, मतलब 8R हो जा रहा है यदि हम क्या कर दें, डबलिंग द बोथ A और B को डबल कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2R/8R। अगर मैं इसको सॉल्व करके डिवाइड कर दूँ तो डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड या कर दें, जो भी करना हो, फर्स्ट बाय सेकंड कर देंगे तो ये 2R/8R हो जाएगा। के से के कट जाएगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2A की पावर X और 2K की पावर X भी कट जाएगा, ये आ जाएगा B/2B की पावर Y, तो मतलब ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। यहाँ B/2B मतलब 1/2 की पावर Y, तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, Y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसको मैं 1/2 का स्क्वायर भी ले सकता हूँ, इक्वल टू 1/2 की पावर Y, तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेसिमलाइज Y की वैल्यू आ जाएगी 2, ऑर्डर हमारा 2 आ जाएगा। और अगली बात, ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डर हमारा 2 आ जाएगा, Y2।
अब मैं बात करूँ x के लिए, अगर x निकालना हो तो इसमें पुट कर देंगे, हमें पता ही चल गया है कि अगर ये 8 आर हो रहा है तो बस इसको पुट कर दो, y की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दोगे, हमारा x आ जाए। सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे अब हम क्या करेंगे, 2r/8r कर देंगे, k से k घट गया है, और यहाँ पर हम कर देंगे, क्या कर देंगे, 2a/2a की पावर x से भी कर सकते हैं, या फिर हम सॉल्व कर लेंगे इसको थोड़ा सा। सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन में 2r = k, 2a की पावर x निकालना है, और b मतलब b की पावर यहाँ हो जाएगा 2। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है। इसको किससे कंपेयर कर लेंगे, फर्स्ट वाले से कंपेयर कर लो, या फर्स्ट वाले से कंपेयर कर लो। तो अगर मैं फर्स्ट वाले से कंपेयर करूँगा तो क्या आ जाएगा, r = k, a की पावर x, b टू द पावर 2 से b टू द पावर 2 चला जाएगा, ये 1/2 k से k कट जाएगा, ये 1/2 की पावर x आ जाएगा। तो 1/2 की पावर 1 = 1/2 की पावर x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमारा जो रेट है इसमें स्टार वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो रेट आ जाएगा k a की पावर 1 एंड b की पावर 2। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, a करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन काफ़ी जेईई मेंस में देखने को मिलते हैं, तो हमें इनका क्वेश्चन का केयर करना है। नेक्स्ट सवाल हमारा सोल्यूशन का क्वेश्चन है, बोल रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड P एंड Q आर 80 and 60 torr respectively. The total vapor pressure of the solution obtained by mixing 3 mole of P and 2 mole of Q would be। क्या होगा वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यदि हम 3 मोल ऑफ P एंड 2 मोल ऑफ Q को मिक्स कर दें। तो ये राउल्ट्स लॉ का सवाल है हमारा, राउल्ट्स लॉ का क्वेश्चन है। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ P टोटल = P0 ऑफ, जो हमारा वेपर प्रेशर है, P0 ऑफ P इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ P प्लस P0 ऑफ Q मोल फ्रैक्शन ऑफ Q, ये फॉर्मूला लगेगा। अब हमें बता दिया है P का मोल 2 दे दिया है, द टोटल 3 मोल ऑफ P, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ P की बात करेंगे तो 3 टोटल गिवन मोल अपॉन टोटल मोल 3/5 हो जाएगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ Q का गिवन मोल 2 है, अपॉन टोटल मोल 3 + 2 हो जाएगा 2/5। तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ P और Q आ गया। अब वेपर प्रेशर 80 एंड 60 टॉर दिया है, वो भी आ गया। तो 80 × 3/5 प्लस 60 × 2/5, तो 80 × 3/5 का मतलब हो जाएगा 48, और 60 × 2/5 का मतलब हो जाएगा 24। तो 48 + 24 = 72 टॉर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 72 टॉर। ठीक है, 72 टॉर इज़ द आंसर। तो ये सोल्यूशन चैप्टर का राउल्ट्स लॉ का सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सोल्यूशन चैप्टर एंड राउल्ट्स लॉ। सिंपल, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का दे दिया है, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल आईयूपैक का सवाल है। आईयूपैक का क्वेश्चन बोला है कि इसका आईयूपैक नेम बताओ। तो देखना आसान है, देखना पड़ेगा हमें किधर से ना। सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो मैक्सिमम हमारा देखो, अगर ध्यान से देखो तो 5 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5। तो इधर से भी करेंगे तो 5 ही आएगा, लेकिन हम किधर से करेंगे जिधर से ब्रांचिंग ज़्यादा होगा और पास में होगा, लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इधर से करोगे तो 3 पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो इधर से कर दिया। अब ये हम अगर ध्यान से देखो कि अगर मुझे कोई बोले कि ये सी से या ट्रांस है, तो हमें क्या करते हैं, एक कार्बन में बैठ जाते हैं, फिर देखते हैं उस पर ग्रुप का नंबरिंग करेंगे। तो एटॉमिक नंबर इसकी ज़्यादा है तो इसकी नंबरिंग 1, इसकी 2, इन दोनों में एटॉमिक नंबर इसकी ज़्यादा है तो इसकी नंबरिंग 1, इसकी 2। तो 1 1 अपोजिट साइड में, तो मतलब कन्फर्म है कि ट्रांस। 1 1 और 2 2 अपोजिट साइड में, तो कन्फर्म है ट्रांस। ठीक है, एल्कीन है तो पेंटीन आएगा, ट्रांस पेंटीन तो रहेगा ही रहेगा। तो 2 ऑप्शन सी वाले तो पहले ही खट गए। अब वैसे 2 क्लोरो और आइडो, तो सी पहले आते हैं या आई, जाहिर सी बात है सी पहले आएगा। और ट्रांस 2 क्लोरो हो जाएगा, 3 आइडो 2 पेंटीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ट्रांस, 2 पे क्लोरो, 3 पे आइडो और फिर पेंटीन। पेंट 2 इन भी बोल सकते हैं, नहीं तो पेंटीन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ दिया ही नहीं है तो पेंटीन। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है एनसीईआरटी का। इस सवाल अगर आप ध्यान से देखें, बोल रहा है द फॉलोइंग रिएक्शन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब ये प्रोपाइन दिया हुआ है रेड हॉट आयरन ट्यूब में। बोला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए बनाने के बाद उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ईजी है। पहले अगर मैं इसके लिए एक बेसिक क्वेश्चन जो मैं बताऊँ, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ वो क्या होता है, वो ये कहता है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है,
इसके 3 मोल को लेते थे, 3 मोल को लेते थे और रेड हॉट आयरन ट्यूब में, तो हमारा क्या होता था 873 केल्विन, जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड। तो वहाँ पर हमारा जो हमारा बेंजीन रिंग बन जाया करता था, क्या बेंजीन रिंग बन जाया करता, होता क्या था कि इस तरह से होता था, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से अरेंजमेंट लेते थे, फिर इस तरह से ले लेते थे, एक होता था CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर भी अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊँ, थोड़ा सा जो नज़र आए, थोड़ा सा, ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर भी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और फिर इन तीनों को कंबाइन ऐसे कर देते थे और ये हमारा बेंजीन रिंग बन जाया करता था। ये हमारा बेंजीन रिंग हमारा बन गया, ठीक है। तो ये हमारा रेड, अगर मैं इसी को इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊँ तो यहाँ पर अब क्या होगा, इसमें अगर बस ये CH3 लगा दिया है, यहाँ CH3, ठीक है, और एक यहाँ CH3, तो यहाँ बस 1 3 मान लेते हैं, इसको 1 पोजीशन, इसको 3 पोजीशन, इसको 5 पोजीशन, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 5 पोजीशन में हमारा आ जाएगा। तो हमारे बेंजीन भी क्या है, इस तरह से बन जाएगा, 1 3 और 5 पोजीशन में हमारा क्या आ गया, CH3 आ गया। तो ये हमारा बन गया, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट में हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है तो हमें इस स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम कोई है नहीं। C मान लेते हैं, अच्छा हम इसको इधर बस हमें अल्टरनेट पोजीशन मानना है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। ये यहाँ कर सकते हैं, तो ये यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा, यही है ना, 1 3 5 पोजीशन बस इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूँ तो यहाँ तो 6 सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ से आ जाएंगे, कहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से 6 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से आ गए, 3 यहाँ से आ गए, 1 2 3 6 3 9 हो गया, क्या हो गया 9 हो गया। यहाँ अगर मैं बात करूँ फिर आगे हम देखें, और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन भी तो होगा, अगर मैं हाइड्रोजन को दिखाऊँ तो 9 और 3 12 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अब बॉन्ड देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ये हो जाएगा, टोटल 21 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 21। तो ये हाइड्रोजन का भी केयर करेंगे, नहीं तो 18 लिख देंगे, तो 21 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 11 का A 21। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 5th ग्रुप एलिमेंट डिक्रीज इन द ऑर्डर। बेसिक कैरेक्टर बताना है, तो हमें बताया कि नाइट्रोजन का लोन पेयर अमोनिया सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर ग्रुप 15 के लिए, फॉर ग्रुप 15, ये ग्रुप 15 के एलिमेंट है, फॉर ग्रुप 15 हाइड्राइड्स इट्स बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, इसकी बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, मतलब एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगी, सीधी सी बात। तो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है NH3, फिर हमारा होता है PS3, फिर हमारा होता है ASH3, और लास्ट में हमारा आ जाएगा SBH3। तो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा ये। तो ऑप्शन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, A करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये P ब्लॉक का सवाल है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ P ब्लॉक। हाइड्राइड ऑफ P ब्लॉक जो टॉप टू बॉटम जाने पर उसकी बेसिक कैरेक्टर घटता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा NH3, PS3, उसके बाद ASH3, लास्ट में SBH3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, बोला है व्हाट वुड हैपन व्हेन ए सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर मैं इसका रिएक्शन मुझे याद होना चाहिए तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT में दिया होता है इसका रिएक्शन क्या है। ये अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो ये DNA ब्लॉक का सवाल है। इस रिएक्शन की बात करूँ कि पोटेशियम क्रोमेट का पहले फॉर्मूला क्या होता है K2CrO4, ठीक है। इसको HNO3 से ट्रीट कराएंगे तो हमारा बनेगा HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज। इसके लिए हम रिएक्शन लिखें तो K2CrO4 HNO3 के साथ रिएक्शन हो गया, ये बनता है K2Cr2 + 2 KNO3 + H2O, ये हमारा रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें देख लो क्या क्या कर रहा है। एक्सेस HNO3 के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा, अगर मैं रिएक्शन बैलेंस कर दूंगा तो ये रिएक्शन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बैलेंस रिएक्शन है। तो अगर हम पोटेशियम क्रोमेट को HNO3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो हमारा क्या बन रहा है K2Cr2 KNO3 और H2O। तो एक तो Cr3 + NCr2 है, ये तो गलत हो गया। CrO4- इज रिड्यूस टू क्रोमियम +3, नहीं, ये यहाँ भी +7 है, यहाँ भी +7 है, तो ये भी गलत हो गया। ये CrO4- इज ऑक्सीडाइज टू क्रोमियम +7, नहीं, क्रोमियम +7 होता ही नहीं।
और Cr2O7-2, इसको मैं बोल सकता ना Cr2O7-2, NH2 और फाउंड, ये सही है। तो ऑप्शन हमारा बी क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इसके लिए रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा कोऑर्डिनेशन का है। बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रेंड। इसमें डेल्टा नॉट की वैल्यू बताना है। क्रोमियम H2O62+, मॉलिब्डेनम H2O62+, टाइटेनियम H2O6+ और टाइटेनियम H2O63+। तो हमें डेल्टा नॉट निकालने आता है, ये हमें CFSC का आइडिया है। डेल्टा नॉट क्या होता है? डेल्टा नॉट होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो हम यहाँ लिगेंड के बिहेवियर से बताते थे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ एक तो हमारा कॉम्प्लेक्स है CrH2O62+, और उसी का भाई हमें पता है ना क्रोमाटन टंगस्टन, तो ये एक ही फैमिली के हैं। तो अगर मैं बात करूँ मॉलिब्डेनम H2O62+ की, ये दो है। तो यहाँ देखो लिगेंड सेम, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, दोनों का +2 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ चेंज क्या हो रहा है, मेटल चेंज हो रहा है। तो मेटल चेंज हो रहा है, तो अगर मेटल चेंज हो तो जो लोअर मतलब बोलते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर जब भी मेटल, तो मॉलिब्डेनम का डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्रोमियम की। तो मेटल में जिसका मेटल का उसका डेल्टा नॉट ज़्यादा, जो हायर एटॉमिक नंबर वाला होगा। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं इसका डेल्टा नॉट ज़्यादा है, तो मतलब डेल्टा नॉट ऑफ इस कॉम्प्लेक्स का इस कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं टाइटेनियम H2O63+। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि मॉलिब्डेनम H2O62+ का डेल्टा नॉट ज़्यादा होगा क्रोमियम H2O62+। नेक्स्ट है टाइटेनियम H2O62+ और टाइटेनियम H2O63+। तो इसके लिए हम देखेंगे, तो इसके लिए क्या देखेंगे, इसके लिए सिंपली यही देखना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, बाकी मेटल और लिगेंड सेम है। तो टाइटेनियम +2 का कन्फिग्रेशन देखेंगे तो D2 कन्फिग्रेशन होगा, और टाइटेनियम 3+ का तो D1 कन्फिग्रेशन होगा। अगर D2 कन्फिग्रेशन की बात करेंगे तो इसके लिए CFSC निकालेंगे, CFSC तो इसके लिए ज़्यादा ही आएगा। तो इसकी CFSC ज़्यादा आएगी -0.8 डेल्टा नॉट, और इसका CFSC आएगी -0.4 डेल्टा नॉट। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो यहाँ मैग्नीट्यूड की ही बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, टाइटेनियम H2O62+ का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू टाइटेनियम H2O63+ से। तो हम ऑप्शन हमारा D करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या करा है, बोला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट, 3 स्टेटमेंट दिया है, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमारा सवाल है। बोला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। सही बात है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कलर नहीं बताता है। तो DD ट्रांजिशन थ्योरी वो होती है, वो अलग कॉम्प्लेक्स की थ्योरी होती है, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर एंड ये सब चीज़ें वहाँ बताता है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कलर नहीं बताता, तो ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। बोला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन प्रेडिक्ट क्वांटिटेटिवली द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। नहीं, जो हमारा उस समय जो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो हमारा बोर मैग्नेट्रॉन, वो क्वांटिटेटिवली फॉर्मूले से नहीं आता था, वो आ जाता था, फिर उससे हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेते थे। तो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते थे क्वांटिटेटिवली हम, उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ये फॉर्मूला नहीं आया था μ=√n/11+2। ये बोल रहा आया था, वो प्रिडिक्ट कर पा रहा था नहीं, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन डिस्टिंग्विश लिक्विड एज ए वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। नहीं, ये CFT हमारा बताता था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, नॉट ए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड इज़ करेक्ट, और ये ऑप्शन C में हमारा होगा। तो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये सवाल हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सवाल है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेशन के VBT टॉपिक का है। अगर मैं ये भी कोऑर्डिनेशन के CFT का सवाल है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कोऑर्डिनेशन CFT का सवाल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। नेक्स्ट सवाल है, बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड SN1 रिएक्शन। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब SN1 रिएक्शन में होता क्या, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है। तो सारे जगह कार्बोकैटायन बना लो। जैसे ये अगर मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, NO2 रहेगा, जहाँ Cl को हटा के कार्बोकैटायन यहाँ जनरेट हो जाएगा। फिर यहाँ OMe, यहाँ कार्बोकैटायन जनरेट, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ Cl, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया हाइड्रोजन ही मान लेते हैं, कोई कुछ नहीं तो ना हाइड्रोजन। तो यहाँ तो कोई कार्बोकैटायन को स्टेबल करने वाले ग्रुप क्या होते हैं, हमें पता है +M +H एंड +I ग्रुप, ये कार्बोकैटायन को स्टेबल करते हैं। तो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना हमारा SN1 रिएक्शन फास्ट होगा। हमें डिक्रीजिंग बताना, सबसे ज़्यादा कम, सबसे ज़्यादा, फिर सबसे कम, लास्ट में किसका होगा ये बताना है। तो +M +H एंड +I ग्रुप क्या होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और उससे SN1 रिएक्शन फास्टर हो जाएगा।
माइनस एन माइनस आई ग्रुप क्या होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाएंगे और उससे हमारा SN1 रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। अब यहाँ देखो कार्बोकेटाइन है, NO2 है तो ऑक्सीजन है तो खींचेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, इसको बोलते हैं यहाँ माइनस M ग्रुप से खींच लेगा। ये प्लस M ग्रुप ऑक्सीजन है तो डोनेट करेगा, लोन पेयर है ना, यहाँ लोन पेयर है नहीं तो डोनेट करेगा। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर होगा -M, यहाँ होगा +M। ये लोन पेयर से देगा लेकिन इसका -I ज़्यादा पावरफुल होगा तो ये ओवरऑल इसका -I काम करेगा, यहाँ नो इफेक्ट होगा। तो ऑप्शन अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन कौन स्टेबल करेगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बी के बाद हमारा आ जाएगा डी, क्योंकि ये हाइड्रोजन नो इफेक्ट, उसके बाद सी थोड़ा अनस्टेबल करेगा और ए सबसे ज़्यादा अनस्टेबल करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा BDCA। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, SN1 रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन बनाना है। सारे कार्बोकेटाइन बनाने के बाद उन ग्रुप का इफेक्ट देख लेना है, जैसे -M +M -I नो इफेक्ट, सबसे ज़्यादा +M, फिर उसके बाद नो इफेक्ट, फिर -I, फिर -M, क्योंकि ये दोनों अनस्टेबल करने वाले हैं। ये नो इफेक्ट है डी वाला, और बी में क्या होगा +M इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ +M लगा रहा है, यहाँ -I लगा रहा है, तो और यहाँ -M लगा रहा है और यहाँ -I लगा रहा है। इस हिसाब से हम चेक कर लेंगे। तो इसको हम GOC का भी सवाल बोल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आप GOC या हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्रोडक्ट A एंड B बताना है। तो हमारे पास फिनॉल दिया है, ब्रोमीन वाटर दे दिया है। तो फिनॉल हमें पता होना चाहिए ब्रोमीन वाटर से क्या देगा। फिनॉल अगर हमारे पास है और ब्रोमीन वाटर एक्सेस में ब्रोमीन एक्सेस वाटर दे दिया है तो ये बताता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाता है। क्या बनाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। दिस इज़ आवर प्रोडक्ट। और यही फिनॉल के साथ हम रिएक्शन करा दें, हम क्या करेंगे Br2 कार्बन डाइसल्फाइड ले लेंगे, तो इसका जो आर्थो एंड पैरा बनेगा, और मैं बता दूं कि इसमें जो पैरा होगा वो मेजर होगा, तो हम ये बना देंगे। तो ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉसिबल प्रोडक्ट हमारा आर्थो ही बनेगा, लेकिन अगर मैं बताऊँ मेजर तो ये बन जाएगा 4-ब्रोमोफिनॉल या 2 से 2, ये तो ब्रोमीन एक्सिस वाटर के साथ तो बन ही जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो ये अल्कोहल फिनॉल ईथर का चैप्टर है, फिनॉल अल्कोहल फिनॉल ईथर APE का चैप्टर है, उसमें टॉपिक फिनॉल से क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये रिएक्शन दिया हुआ है, इनमें से बताना है कौन सा रिएजेंट इस कन्वर्जन के लिए अच्छा होगा। तो अगर मैं सिंपल से अगर आपको ये समझाऊँ तो हमें पता है कि NaBH4 क्या होता है, वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये कभी भी COH CN और ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, नॉट रिड्यूस दिस टाइप ऑफ सिस्टम। तो ये हमारा ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया। LiLH4 सबको रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, लेकिन एल्डिहाइड और एसिड अभी भी बचा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों की बात आती है, तो B2H6 होगा। जैसे अगर मैं इसको ले लेता हूँ, अगर मैं B2H6 ले लिया, COOH COOT CO2OT हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा CN। अब इसमें मैंने क्या डाल दिया, B2H6 डाल दिया, तो B2H6 क्या हो गया, ईस्टर हमारा एसिड है। तो बस अब सॉल्व करना है, बस B2 एसिड को अल्कोहल में बदल जाएगा, ये CO2ET तो रहेगा ही रहेगा, और ये हमारा क्या है CN है B2 एसिड। अब ये क्या करेगा, ये हमारा एसिड को अल्कोहल में बदल देगा, बाकी सबको अभी छुएगा नहीं सेलेक्टिवली। अब हमारा CN यहाँ बच गया। अब अगर मैं इसमें डाइबल H डाल दूँगा तो डाइबल H सेलेक्टिवली इसको भी रिड्यूस करेगा और हमारा साइनाइड इसको भी, और दोनों को अल्कोहल बना देगा। तो हमारा क्या हो जाएगा डाइबल H, अगर मैं इसको बोलूँगा एल्डिहाइड, तो ये भी हमारा अल्कोहल बन जाएगा CH2OH, ये भी हमारा अल्कोहल बन जाएगा CH2 और CH2OH। लेकिन हमारा एक हमारा एल्डिहाइड सिस्टम बचा होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये हमारा ये CHO, ये साइनाइड को एल्डिहाइड बदलेगा, इसको अल्कोहल। तो दो अल्कोहल तो है नहीं, एक अल्कोहल है, एक एसिड है और एक एल्डिहाइड है, तो ये हम नहीं लेंगे। अब हम लेंगे क्या, यहाँ तक तो ठीक था। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये नहीं लेना है। अब लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। तो लास्ट वाले ऑप्शन में क्या होगा, हमारे पास ये हमारा ईस्टर है, ये हमारा एसिड है, ये हमारा नाइट्राइल है, B2H6 ऐड कर दिया, B2H6 ऐड कर दिया तो क्या होगा, रिडक्शन करेगा
अब बस हमें B2H6 है तो B2H6 क्या करेगा, इसको CH2OH बना देगा, इसको कुछ नहीं करेगा, CO2ET और CN। फिर हमें SnCl2HCl हमें क्या करता है, इसको एल्डिहाइड में कर देगा, बाकी सबको नहीं छुएगा। ये CH2OH, ये CHO और ये CO2ET और ईस्टर है। अगर मैं इसको हाइड्रोलाइसिस करूँगा तो अल्कोहल बन जाएगा, बाकी सबको नहीं छुएगा। ये हमारा CHO, ये हमारा COOH और ये हमारा ईस्टर से क्या एसिड बन जाएगा, ईस्टर का हाइड्रोलाइज एसिड बन जाएगा, ये अल्कोहल। तो एसिड, अल्कोहल और एल्डिहाइड अल्टरनेट पोजीशन पे भी है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा एमिन्स टाइप का क्वेश्चन है, एमिन्स चैप्टर का, अगर मैं बोल दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। तो अगर मैं बात करूँ इसमें, तो बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड्स पता होना चाहिए, हिंसबर्ग रिएजेंट। अगर ये जिसको पता है क्वेश्चन सॉल्व, ए का थर्ड, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी बी का फोर्थ हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ऑफ नॉन रिएक्शन फॉर आइसोसाइनेट्स। सी का हमारा होगा फर्स्ट टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइन कार्बिल रिएक्शन, पता होता है। हॉफमैन ओरिएंटेशन एंटी सेटजेब के लिए बोलते हैं, तो डी का सेकेंड, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ए का फोर्थ ऑप्शन, बहुत लोग इसको सोचेंगे कि इन तीनों में से एक होगा, अगर ऐसे अप्रोच करोगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, या आइडिया होना चाहिए, तो ऑप्शन का टाइप पर एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है DNA हैज़ द सीक्वेंसेज ऑफ ATGC TTCA सीक्वेंस ऑफ द बेसिस ने कॉम्प्लीमेंट्री। तो ए का जो होता है वो T होता है और G का होता है वो C होता है, इस तरह से हम कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है ATGC TTCA, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा T का हो जाएगा A, G का हो जाएगा C का हो जाएगा G, T का हो जाएगा A, T का हो जाएगा A, C का हो जाएगा G, A का हो जाएगा T, ठीक है, ठीक है। तो TACGAAGT, तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा न्यूमेरिकल आंसर टाइप का केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है, सीवी केमिकल बॉन्डिंग का। बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द सेंट्रल एटम यूजेज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन इट्स बॉन्डिंग इज। तो बारी बारी से कर लेंगे। जैसे NH3 है, तो NH3 का हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3। SO2 का बात करेंगे, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हमारा होता है इसका sp2। SiO2 का जो हमारा होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, अगर मैं इसको बताऊँ तो देखने में ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में 3 डायमेंशनल, तो एक सिलिकॉन के 4 बॉन्ड होते हैं तो sp3 हो जाता है। तो पॉलीमेरिक फॉर्म में ये पाया जाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 हो जाता है। थोड़ा एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी, इसको माइंड में रख लेना, लगेगा कि sp होगा, लेकिन ये नहीं होता है। BeCl2 हमारा sp होता है, CO2 हमारा sp होता है, 2 बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। H2 हमारा sp3 होता है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, और CH4 भी हमारा sp3 होता है, 4 हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा sp3, और BF3 हमारा sp2 होता है, तो ये हमारा BF3 क्या है, sp2 है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो sp3 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 4 sp3 हमारे हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन था, टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन का ये सवाल था हमारा। ये हमारा क्वेश्चन है, एक ग्राफ दे दिया गया है, उसमें बोला है एन आइडियल गैस अंडरगोज ए साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए से स्टार्ट करना है, बी जा रहा है, सी जा रहा है, वापस ए पे आ जा रहा है। बोला है टोटल वर्क डन इस प्रोसेस में कितना होगा, ABC वाले ट्रायंगल की प्रोसेस। अगर मैं इसकी बात करूँ टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, ये जो एरिया ऑक्यूपाइड होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही होगा, वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हो जाएगा हाफ इंटू, अगर मैं बात करूँ AB मल्टीप्लाई बाई AC, AB की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो 30 - 10 हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाई 30 - 10, और AC के वैल्यू हो जाएगा 30 - 10, ये भी हो जाएगा, तो 20 हाफ मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 20, तो आ जाएगा क्या 200 किलो पास्कल, क्योंकि इसका यूनिट है किलो पास्कल, उसका किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। हमें निकालना है जूल में, तो 1 पास्कल 1 किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 जूल के बराबर होता है, ये हमें यूनिट पता होना चाहिए। तो हमारा आ जाएगा 200
जूल आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा 200 इज़ द आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। यूनिट का हमें पता होना चाहिए 1 किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 जूल। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक। इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप में काफ़ी आते हैं तो उसका केयर कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का अच्छा सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। बोल कह रहा है द पीएच एट विच मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड KSP दे दिया बिगेन्स टू प्रेसिपिटेट फॉर्म ए सोल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर Mg2+ आयनिज, ठीक है। तो बस सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट यही है। प्रेसिपिटेशन कब होता है, प्रेसिपिटेशन इसको बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन अगर प्रेसिपिटेशन तब होता है जब व्हेन QSP बराबर KSP हो जाए, मतलब QSP KSP के बराबर हो जाए। तो KSP के बराबर हो जाए, KSP दिया ही है MgOH का ट्वाइस अगर मैं बात करूँ तो Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस के पावर 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा KSP। Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर निकालना है। KSP की वैल्यू आ रही है 10⁻11। तो OH माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा 10⁻11 अपॉन 10⁻1, तो आ जाएगा 10⁻10। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻10 के पावर इधर आएगा 1/2 रूट में आ जाएगा। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 10⁻5। तो OH माइनस 10 के बाद तो POH क्या हो जाएगा 5। अब POH 5 होगा तो PH प्लस POH इक्वल टू 14। तो POH 5, तो PH की वैल्यू क्या आ जाएगी, PH की वैल्यू आ जाएगी 14 - 5 दैट इज PH हमारा 9 आ जाएगा। तो 9 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बोल रहा है कि एक रिएक्शन दे दिया है और इसके लिए ΔS नेगेटिव दे दिया है। द नंबर ऑफ फैक्टर विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर हमें SO3 का अमाउंट बढ़ाना है तो SO3 का अमाउंट बढ़ाना है मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जाना चाहिए। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कंडीशन पूछ रहा है, LCP लगेगा, इक्विलिब्रियम हमारा दिया हुआ है। तो अगर ΔS नेगेटिव आ रहा है तो ये तो पता चल जा रहा है कि एक्जोथर्मिक है, और एक्जोथर्मिक है तो जितना कम हीट होगा लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल, लोअर टेम्परेचर या डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज़ फेवरेबल। तो यहाँ इंक्रीजिंग टेम्परेचर से हमारा बढ़ जाएगा SO3 का, ये गलत है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। प्रेशर की बात कर रहा है, इंक्रीजिंग प्रेशर बोला है कि प्रेशर बढ़ा दूँ तो क्या होगा। तो इंक्रीजिंग प्रेशर एक कंडीशन दे दिया है। तो LCP क्या बोलेगा, हमें प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीजिंग प्रेशर करने के लिए हमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करने से रिएक्शन उधर जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहा है। रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजिंग। रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेगा। तो यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन यहाँ 3 मोल्स हैं, यहाँ 2 है, तो इधर जाएगा मतलब फॉरवर्ड जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग प्रेशर हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्या है, एडिंग मोर SO2। थर्ड है हमारा एडिंग मोर SO2। तो एडिंग मोर SO2 से हम समझो कि अगर हम एडिंग SO2 बढ़ा रहे हैं, SO2 बढ़ा रहे हैं मतलब रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करेगा SO2 को कम करना चाहेगा। SO2 को कम करने के लिए उसको क्या करना होगा, उसको आगे भागना होगा, फॉरवर्ड जाना होगा, तभी SO2 कम होगा ना। फॉरवर्ड करेगा तभी ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो SO2 रिएक्टेंट कम कर रहा है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, तो ये भी हमारा सही है। एडिंग मोर O2 ये भी हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ भी रिएक्टेंट एडिंग O2 मोर O2, तो बोलेगा एडिंग O2 को कम करना पड़ेगा, वो कम करने का मतलब है फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ऐड करने पर हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे इक्विलिब्रियम पे, तो ये हमारा नहीं होगा। तो ये 3 फैक्टर B, C एंड D 3 फैक्टर होंगे। जो नंबर ऑफ फैक्टर अगर मैं बात करूँ तो आंसर 3 हो जाएगा, जो कि हमारे SO3 को रिएक्शन को बढ़ाएगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा। पहला है इंक्रीजिंग प्रेशर, एडिंग मोर SO2 एंड एडिंग मोर O2, मतलब रिएक्टेंट को ऐड कर दो या प्रेशर को बढ़ा दो, तब ये हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और SO3 का फॉर्मेशन अच्छा होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा केमिकल काइनेटिक्स का है, सिंपल क्वेश्चन है। बोला द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 10 मिनट्स। रेट की वैल्यू ये दी हुई है, एंड 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 20 मिनट आफ्टर इनिशिएशन। हाफ लाइफ हमें इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का निकालना है। तो सिंपल सा लिखना पड़ेगा, हमें पता है क्या होगा, रेट तो हमें पता है कि A0 e की पावर माइनस KT होता है।
रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसी के लिए भी, तो रेट हमारा हो जाएगा के इनिशियल कौन सा ए नॉट ई की पावर माइनस के इंटू टी। इसी में अगर रख देंगे तो पहले तो 0.04 दिया है के ए नॉट इनिशियल कौन सा दिया नहीं, ई की पावर माइनस के इंटू टी की वैल्यू 10 मिनट्स दिया है, सेकंड में सब ये ले रहा है तो सेकंड में बदल लेंगे, तो 10 मिनट में 600 सेकेंड फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 0.03 इक्वल टू के ए नॉट ई के पावर माइनस के मल्टीप्लाई 20 मिनट मतलब 1200 सेकेंड, तो ये सेकेंड हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 4/3 के से के चला जाएगा, ए नॉट से ए नॉट चला जाएगा, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस के माइनस 600 के डिवाइडेड बाई ई के पावर माइनस 1200 के। ठीक है, तो 4/3 इज इक्वल टू, अगर इसको ई की पावर ऐसे ऊपर जाएगा तो -600 प्लस के प्लस 1200 के, तो आ जाएगा 4/3 इज इक्वल टू ई की पावर 600 के। तो यहाँ मैं अगर दोनों तरफ ln ले लूँ तो ln 4/3 इज इक्वल टू आ जाएगा ln ई, इसको काट देगा, ln ई ख़त्म हो जाएगा पावर 600 के, तो ln ई 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ln 4/3 इज इक्वल टू 600 के। ठीक है, अब के इज इक्वल टू में पता है 600 ln 2/t½ होता है के की वैल्यू, तो यहाँ से हमें t½ निकालना है, ln 4/3 है ही, तो t½ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाई ln यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई ln 4/3, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो t½ इज इक्वल टू 600, ln को log में बदल सकते हैं क्योंकि ln सब कट जाएगा, तो log 2 इसको लिख सकते हैं 0.3010, log 4 माइनस log 3 मतलब 0.6020 माइनस 0.4771। इसको सॉल्व करेंगे तो t½ की वैल्यू आ जाएगी 24.08 मिनट आ रही है। तो मतलब हमारा कितना हो जाएगा, t½ हो जाएगा, नियरली इंटीजर में बात करेंगे तो 24 मिनट के आसपास, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 24। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने सारे 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम था, केमिकल इक्विलिब्रियम का था, ये हमारा आयन इक्विलिब्रियम था। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। थैंक यू।